नमस्कार मित्रों, मैं अरुण शर्मा एग्जाम कोच के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपके साथ हूँ। और ये जो हमारी क्लास चल रही है ये यूपी ट्रिपल एस सी पीयूटी के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए बनाई जा रही है। और यहाँ पर जो आज हम टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे संविधान संशोधन। भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण संविधान संशोधन, ये हमारा टॉपिक है। लेकिन इससे पहले हम कुछ चीज़ें जान लेते हैं कि संविधान संशोधन, देखिए, भारतीय संविधान की विशेषता क्या है। भारतीय संविधान की विशेषता ये है कि भारतीय संविधान लचीला और कठोर है। जो भारतीय संविधान है वो लचीला भी है और कठोर भी है। कहने का तात्पर्य यह है कि संविधान के कुछ भागों को आसानी से संशोधित किया जा सकता है, लेकिन कुछ भागों को आसानी से संशोधित नहीं किया जा सकता है। यह भारतीय संविधान की एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है। देखिए, संविधान संशोधन होता क्या है। संविधान संशोधन का मतलब यह है कि संविधान को समय के साथ अपडेट करते रहना, उसे संशोधित करके अपडेट करते रहना कि जो भविष्य में, देखिए, विधियां जो होती है वो एक समय के बाद वो विधियां उचित नहीं रह जाती हैं। तो उस समय के अनुसार, उस समय के पर क्या डिमांड है, क्या मांग है कानून की, कैसा इन्वायरमेंट है, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए संविधान को समय समय पर संशोधित किया जाता है और नए नए प्रावधान उसमें जोड़ा जाता है। तो भारतीय संविधान को संशोधित करने के लिए क्या है, संविधान संशोधन, संविधान संशोधन। संविधान के किस भाग में है, भाग 20। भाग 20, भाग 20 में क्या है, संविधान संशोधन है। और कौन से आर्टिकल में है, तो यह अनुच्छेद में मिलेगा आपको। कहाँ, 368 में, 368 में। बात समझ में आई। ये दोनों प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में, कई बार पूछे गए हैं कि संविधान संशोधन किस अनुच्छेद में है। तो संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 में है। भाग 20 में क्या है, भाग 20 में क्या है, संविधान संशोधन है। क्या है, संविधान संशोधन है। तो अभी तक मूल संविधान में तो एक भी संशोधन नहीं थे, फिर समय के साथ साथ इसमें संशोधन करने पड़े। जैसे जैसी डिमांड आती गई, जैसे जैसे संसद को ये लगने लगा कि इस समय संविधान में संशोधन की आवश्यकता है, तो उसने संविधान को संशोधित कर दिया। और संशोधन के पश्चात वर्तमान समय में संशोधनों की संख्या कितनी, 105 संविधान संशोधन हो चुके हैं। कितने, 105 संविधान संशोधन। बात समझ में आई कि अभी तक कितने संविधान संशोधन हो चुके हैं, 105। तो कुल बातें, तीन प्रश्न यहां से। पहला कि संविधान संशोधन किस भाग में है, भाग 20 में। दूसरा, संविधान संशोधन किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 368 में। तीसरा, संविधान संशोधन की कुल संख्या वर्तमान समय में कितनी है, 105। तो अब देखिए आगे के, जो आगे चलते हैं और देखते हैं कि महत्वपूर्ण संविधान संशोधन, क्या महत्वपूर्ण संविधान संशोधन, चलिए चर्चा करते हैं। तो 105 संविधान संशोधन हमारे पास है, और 105 संविधान संशोधन में हम क्या क्या देखते हैं। एक चीज और यहां पे देख लीजिए, संविधान संशोधन के लिए उत्तरदायी कौन है, संसद। संसद को यह अधिकार है कि वह संविधान संशोधन कर सकती है। यहीं पे कुछ चीजें और देख लीजिए।
संविधान संशोधन भाग 20 कौन से भाग में है? भाग 20 में है। ठीक है। अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद कौन सा है? 368। संविधान संशोधन का स्रोत क्या है? किस देश के संविधान से लिया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से भारतीय संविधान में यह संशोधन आया है। किस देश के संविधान से आया है? भारतीय संविधान में यह आया है आपका कहां से? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। देखिए, भारतीय संविधान में बहुत सी चीजें इधर उधर से ली गई, बहुत से देश के संविधानों से ये चीजें ली गई हैं और जिसका प्रभाव सीधे तौर पर भारतीय संविधान पे पड़ा। तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से क्या लिया गया है? संविधान संशोधन की पद्धति। तो दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया? संविधान संशोधन की पद्धति। ये तीन चीजें आपकी हैं। अब देखिए, संविधान संशोधन जो विधेयक है, संविधान संशोधन विधेयक, ये विधेयक किसी भी सदन में लाया जा सकता। पहली बात तो, पहली बात क्या है? लोकसभा और राज्यसभा दोनों में, राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा किसी भी सदन में, किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। प्रस्तुत किया जा सकता है। कहने का मतलब है कि ऐसा नहीं है कि यह विधेयक लोकसभा में ही आएगा या यह विधेयक राज्यसभा में ही आएगा। दोनों में से किसी भी सदन में इस प्रकार का विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात यह है कि दोनों सदनों से अलग अलग पारित होगा। अलग अलग पारित होगा। दोनों सदनों से क्या होगा? इस विधेयक को दोनों सदनों से पृथक रूप से पारित कराना पड़ेगा। कहने का मतलब यह है कि संविधान संशोधन पर संयुक्त बैठक 108, संयुक्त बैठक 108 नहीं होगी। संयुक्त बैठक 108 नहीं होगी। बात समझ में आ रही है? संयुक्त बैठक 108 नहीं होगी। फिर तीसरा क्या है? राष्ट्रपति अनुमति देगा। अनुमति देगा मतलब वो बात है, वो मना नहीं कर सकता, अनुमति देगा ही देगा। तो इतनी बात समझ में आई। संविधान संशोधन, संविधान संशोधन संविधान के भाग 20 में है, अनुच्छेद 368 में है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया या पद्धति दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। संविधान संशोधन विधेयक दोनों में सदनों में से किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। संविधान संशोधन दोनों विधेयक दोनों सदनों से अलग अलग पारित होना चाहिए। राष्ट्रपति इस पर अपनी अनुमति देगा ही, बाध्य है। और तीसरा, इस पर संयुक्त बैठक नहीं हो सकती। इस पर संयुक्त बैठक नहीं हो सकती। इतनी बात समझ में आई? ये था संविधान संशोधन। अब देखिए, अब महत्वपूर्ण संविधान संशोधन पे चलते हैं। कितने संविधान संशोधन बताए? टोटल 105 संविधान संशोधन वर्तमान समय तक हो चुके हैं। तो इसी पे आगे चर्चा करते हैं। देखिए, भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण संविधान संशोधन, भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण संविधान संशोधन। तो पहला है, पहला संविधान संशोधन 1951। पहला संविधान संशोधन 1951। देखिए,
संविधान संशोधन क्यों किए जाते हैं? संविधान संशोधन इसलिए किए जाते हैं कि संविधान को अपडेट रखा जाए, संविधान अपने जो देश है वो समय के साथ तालमेल बैठाकर चल सके, समय के साथ वो तालमेल रखकर चल सके। तो पहला संविधान संशोधन है संविधान संशोधन 1951। क्या है इसमें हुआ क्या? संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया, 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया, जिसमें भूमि संबंधी विधियों को न्यायिक पूर्वालोकन से क्या किया गया? बाहर रखा गया। कहने का मतलब है कि पहले संविधान संशोधन द्वारा संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई और जो भूमि संबंधी जो कानून थे वो इस अनुसूची में रखे गए और जो विषय इस अनुसूची में डाल दिए गए उन विषयों पर न्यायालय पूर्वालोकन शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकते। इसी प्रकार से जमींदारी प्रथा को खत्म किया गया, इसी प्रकार से जमींदारी प्रथा को खत्म किया गया। तो कहने का मतलब है कि ऐसे का विषय जो 9वीं अनुसूची में होंगे, न्यायालय उस पर न्यायिक पूर्वालोकन शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता। और ये किस अनुसूची में है? या 9वीं अनुसूची में। किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई? पहले संविधान संशोधन द्वारा। कब? 1951 में। देखिए, दो तरह के प्रश्न यहां बनेंगे, दो तरह के। पहला प्रश्न बन सकता है कि प्रथम संविधान संशोधन द्वारा क्या हुआ। दूसरा प्रश्न बन सकता है कि 9वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई। तीसरा प्रश्न इस प्रकार से बन सकता है कि वह कौन सी अनुसूची है जिसमें किसी विषय को रखने पर न्यायालय पूर्वालोकन की शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता। तो कौन सी है? 9वीं अनुसूची। ध्यान रखिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे है छठवां संविधान संशोधन 1956। छठवां संविधान छठवां संविधान संशोधन 1956 क्या है? 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय का प्रावधान। देखिए, उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट। पहली बात तो भारतीय न्यायपालिका का जो सिस्टम है, इंडियन जुडिशियल सिस्टम, वो इंटीग्रेटेड है, एकीकृत न्यायपालिका है, जिसके सर्वोच्च पर संघीय न्यायालय, जिसे सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय कहा जाता है। फिर उसी क्रम में नीचे आते हुए प्रत्येक राज्य में एक हाई कोर्ट की स्थापना की गई है, लेकिन कहीं ना कहीं 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई है। तो ये किसमें है? ये छठवें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया। अब आगे बढ़िए, आगे देखिए, सातवां संविधान संशोधन। सातवां संविधान संशोधन, देखिए, सातवां संविधान संशोधन के द्वारा क्या हुआ? सबसे पहले यहां पर भाग 7, जो भाग 7 था उसे निरस्त कर दिया गया, भाग 7 को रिपील कर दिया गया। क्यों कर दिया गया? क्योंकि यहां राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1955, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1955 को लागू करके जो श्रेणी ए बी सी के राज्य हुआ करते थे, जो श्रेणी वाइज राज्य हुआ करते थे, उन श्रेणियों को समाप्त करके 14 राज्य और 6 केंद्र शासित राज्यों का निर्माण किया गया। तो प्रश्न यहां पर बनेगा, देखिए, जब देश आजाद हुआ तो हमें रियासतें और राज्य मिले, प्रांत मिले, उन्हें हमने श्रेणियों में रखा। लेकिन जब समय के साथ साथ भाषाओं के आधार पर राज्यों की मांग उठने लगी और जिसके लिए हमने धर आयोग, जेवीपी समिति और अंत में फजल अली आयोग बनाया। फजल अली आयोग से पहले क्या हुआ कि हमें दबाव में आके, सरकार को दबाव में आके, जब श्री रामलू का निधन हो गया अमरण अनशन के द्वारा, तब सरकार को मजबूर होकर पहला भाषीय प्रांत 1953 में आंध्र प्रदेश को बनाना पड़ा, जो मद्रास के रीजन से तेलुगु भाषी क्षेत्र था।
अब उसके बाद जब और क्षेत्रों से यह डिमांड उठने लगी कि हमें भी भाषा के आधार पर अपना राज्य चाहिए, तब हुआ क्या कि सरकार के द्वारा फजल अली आयोग का गठन किया गया और फजल अली आयोग ने रिकमेंड किया, सुझाव दिया कि राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर करना चाहिए, परंतु देश की अखंडता और प्रशासनिक सुविधाओं को भी ध्यान में रखना चाहिए। तो उस आधार पर संसद के द्वारा राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1955 पारित किया गया और इसे 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा लागू किया गया और भाग 7 को रिपील करके निरस्त करके 14 राज्य और 6 केंद्र शासित राज्यों का निर्माण किया गया। अब प्रश्न देखिए यहां से क्या बनेगा कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1955 किस संविधान संशोधन के द्वारा लागू किया गया? 7वां संविधान संशोधन। कब लागू किया गया? 1956 में। राज्य पुनर्गठन अधिनियम या 7वें संविधान संशोधन के द्वारा कितने राज्यों का निर्माण हुआ? 14 राज्यों का निर्माण हुआ। बात समझ में आई? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है 9वां संविधान संशोधन 1960। 9वां संविधान संशोधन 1960। देखिए यह बेरूबाड़ी मामले से जुड़ा हुआ है। बेरूबाड़ी जो विवाद था, उस विवाद का मतलब यह था कि ऐसा एक बंगाल के क्षेत्र में एक जमीन का टुकड़ा था, एक जगह थी जिसे पाकिस्तान को सौंपना था। तो जब यह विवाद उठा कि क्या भारत की सरकार या भारतीय संसद किसी भारतीय क्षेत्र पर अपना अधिकार छोड़ सकती है, तो कहा ऐसा नहीं हो सकता, परंतु अगर ऐसा करना आवश्यक है तो संविधान संशोधन 368 के अंतर्गत करना आवश्यक है। तो उसके बाद 9वां संविधान संशोधन लागू हुआ और बेरूबाड़ी क्षेत्र को पाकिस्तान को दे दिया गया, पूर्वी पाकिस्तान को वो क्षेत्र सौंप दिया गया। तो 9वां संविधान संशोधन बेरूबाड़ी मामले से था। और बेरूबाड़ी मामले से एक चीज और समझ में आती है कि न्यायालय कहता है कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, इसमें संशोधन नहीं हो सकता, या बेरूबाड़ी मामले में ही कहा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। इतनी बात समझ में आ रही है? इतनी बात क्लियर हुई? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए 11वां संविधान संशोधन 1961। 11वां संविधान संशोधन 1961। देखिए भारत में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनावों के लिए उत्तरदायी संस्था है निर्वाचन आयोग। भारत एक गणतंत्र राष्ट्र है, डेमोक्रेटिक है, साथ में रिपब्लिक भी है। तो रिपब्लिक का मतलब होता है जो देश का मुखिया होगा, हेड ऑफ स्टेट या राष्ट्राध्यक्ष, वह जनता के द्वारा निर्वाचित होगा। और भारत में यह पद्धति अप्रत्यक्ष रूप से है। तो भारत में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव को इस आधार पर चैलेंज नहीं किया जा सकता कि जो चुनाव का जो निर्वाचक मंडल है, जो निर्वाचक मंडल है वह क्या है? अपूर्ण है। वह क्या अपूर्ण? देखिए अगर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति से जुड़ा हुआ, चुनाव से जुड़ा हुआ कोई विवाद है तो उसका निपटारा करने का अधिकार माननीय सुप्रीम कोर्ट को है, उच्चतम न्यायालय को है। तो राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल क्या है? राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल का मतलब यह है कि ऐसा एक मंडल जो राष्ट्रपति के चुनावों को निर्वाचित करने के लिए उत्तरदायी होगा। इस मंडल में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, शब्द पे ध्यान दीजिए, संसद के दोनों सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य, और 2 केंद्र शासित राज्य हैं, एक दिल्ली और दूसरा पुदुचेरी। इन दोनों केंद्र शासित राज्यों की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य सम्मिलित होते हैं। तो कहने का मतलब है कि अगर ये निर्वाचक मंडल अपूर्ण है तो इस आधार पर न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती कि राष्ट्रपति के निर्वाचन को और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन को लेकर। चलिए आगे देखते हैं 16वां संविधान संशोधन 1961। 16वां संविधान संशोधन, देखिए
इसमें कहा गया है किसी भी राज्य को भारत के संघ से अलग होने तथा संघ को भंग करना, या निषेध लिख गया, निषेध है, प्रतिबद्ध है, निषेध, निषेध। कहने का मतलब यह है कि आप देखिए, संविधान का भाग एक, संविधान का भाग एक संघ और उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित है। अनुच्छेद एक कहता है भारत जो कि इंडिया है राज्यों का संघ है, जिसमें राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र और वे क्षेत्र जिन्हें किसी भी समय अधिकृत किया जा सकता है सम्मिलित हैं। संघ शब्द का मतलब यह है कि जो भारत का निर्माण हुआ है वो राज्यों से हुआ है, लेकिन किसी भी राज्य को भारतीय संघ से अलग होने की इजाजत नहीं है, वह इससे अलग नहीं हो सकता और संघ को कभी भंग नहीं कर सकता। आप सम्मिलित तो हो सकते लेकिन अलग कभी नहीं हो सकते। तो ये 11वां संविधान संशोधन 1961 में इसका वर्णन किया गया। किसमें? 11वां संविधान संशोधन 1961 में इस चीज का वर्णन किया गया। सॉरी, वो 16वें संविधान संशोधन में इसका वर्णन किया गया, 16वें संविधान संशोधन में इसका वर्णन किया गया। आगे देखिए, 21वां संविधान संशोधन 1967, 61वां संविधान, 21वां संविधान संशोधन। देखिए, संविधान के में भाषाएं दी हैं, संविधान में भाषाएं दी गई हैं। 8वीं अनुसूची, संविधान की 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है बताइए? संविधान की 8वीं, देखिए 9वीं अनुसूची पे बात हो गई, संविधान की 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है बताइए? संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाएं दी हैं। संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है, लेकिन समय समय पर इन भाषाओं को जोड़ा गया है, समय समय पर इन भाषाओं को जोड़ा गया है। कैसे जोड़ा गया है? मूल संविधान में भाषाएं अलग थीं, लेकिन समय समय पर कुछ भाषाओं को मान्यता दी गई है। तो इसमें एक संविधान संशोधन हुआ, 21वां संविधान संशोधन 1967, जिसमें 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को 15वीं भाषा के रूप में मान्यता दी गई। यानी जो 15वीं भाषा जोड़ी गई, 14 भाषाएं थीं, उसमें जो 15वीं भाषा जोड़ी गई वो कौन सी थी? सिंधी भाषा को जोड़ा गया। बात समझ में आए? तो 8वीं अनुसूची किसमें है? प्रश्न यह हमेशा आता है कि 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो भाषाओं से। कितनी भाषाओं को मान्यता दी है वर्तमान में? 22 भाषाओं को वर्तमान में मान्यता दी गई है। अगला देखिए, 31वां संविधान संशोधन 1973, 31वां संविधान संशोधन 1973 में क्या है? लोकसभा के सदस्यों को 525 से बढ़ाकर 545 कर दिया गया, 525 से बढ़ाकर 545 कर दिया गया। वर्तमान में कितने लोकसभा सदस्यों की संख्या? 552। ये प्रश्न आया था, आप इस चीज को ध्यान रखिएगा। लोकसभा की सीटों की संख्या 552 है। चलिए आगे देखिए, 35वां संविधान संशोधन 1974, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार आया है, बहुत इंपॉर्टेंट। 35वां और 36वां इंपॉर्टेंट है। क्या कहता है? सिक्किम को सहायक राज्य का दर्जा दिया गया। सिक्किम, सिक्किम एक अलग देश हुआ करता था, यहां पे चोंग्याल का शासन हुआ करता था। बाद में इसे भारत का पहले सह राज्य बनाया गया, फिर पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। पूर्ण संविधान में देखिए, भाग 1 में अनुच्छेद 2 कहता है कि संसद को यह अधिकार है कि वह जो नियम और शर्तें बनाकर भारतीय संघ में नए राज्यों का प्रवेश और उनका गठन करे। जो बाहर से, मतलब अनुच्छेद 2 उन पे अप्लाई होता है जो वर्तमान में भारतीय संघ का भाग नहीं है। तो सिक्किम जब भारत में आया तो उसे पहले क्या सह राज्य का या सहायक राज्य का दर्जा दिया गया 35वें संविधान संशोधन 1974 में। फिर 36वें संविधान संशोधन 1975 में इसे क्या किया गया? सिक्किम को पूर्ण राज्य बना दिया गया। भारत का पूर्ण राज्य से 36वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या किया गया? बना दिया गया। इतनी बात क्लियर हुई? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, 42वां संविधान संशोधन 1976, बहुत इंपॉर्टेंट है। 42वां संविधान संशोधन 1976,
इसे लघु संविधान कहा जाता है। क्या लघु संविधान कहा जाता है? इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आया है ये। लघु संविधान, देखिए लघु संविधान इसलिए कहा जाता है कि इस संविधान संशोधन द्वारा संविधान के लगभग संविधान के सभी भाग, सभी अनुच्छेदों को टच किया गया, उसमें संशोधन किया लगभग, इसीलिए इसे लघु संविधान की दर्जा भी मिला हुआ है। तो अगर प्रश्न आता है कि कौन सा संविधान संशोधन लघु संविधान कहलाता है, तो कौन सा संविधान संशोधन है? 42वां संविधान संशोधन लघु संविधान कहलाता है। क्या कहलाता है? लघु संविधान कहलाता है। अब देखिए इसमें क्या हुआ, सबसे पहले देखिए अनुच्छेद 51 का जोड़ा गया। अनुच्छेद 51 का यानी भाग 4A, भाग 4 51 क्या में 51 का में या 51A में क्या है? मूल कर्तव्य। क्या है? मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य। 3 शब्द जोड़े गए प्रस्तावना में, कौन से? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। 42वें संविधान संशोधन द्वारा पहली बार प्रस्तावना को संशोधित किया गया और 3 शब्द जोड़े गए। पहला समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया। तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना को संशोधित किया गया। प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, किस संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए? तो कौन सा प्रश्न का संविधान? तो 42वां। कौन से 3 शब्द जोड़े गए? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए। फिर संविधान में नया भाग जोड़ा गया 4A, 4A जोड़ा गया, 4A भाग जोड़ा गया और अनुच्छेद 51 का जोड़ा गया। और 51 का किससे संबंधित है? मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य कहां से लिए गए हैं? सोवियत रूस से। सोवियत रूस से। तो इतनी बात समझ में आई। फिर संविधान के भाग 4 डीपीएसपी, राज्य के नीति निदेशक तत्व। संविधान के भाग 4 डीपीएसपी, राज्य के नीति निदेशक तत्व में क्या किया गया? इसमें 3 आर्टिकल्स को किया गया था, लेकिन हमने यहां पे 2 ही प्रमुख है तो 2 ही लिखे हैं। क्या? सामान्य न्याय और निशुल्क विधिक सहायता। 39 का 39 का 39 का को जोड़ा गया है। अनुच्छेद 39 का भाग 4 राज्य के नीति निदेशक तत्व में जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, जो क्या कहता है? समान न्याय और निशुल्क विधिक सहायता। समान न्याय और निशुल्क विधिक सहायता। फिर अगला अनुच्छेद जोड़ा गया 48 का, बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आया कई बार है। 48 का 48A, अनुच्छेद 48A या 48 का, इसमें क्या किया गया? पर्यावरण की रक्षा, सुधार और वन्य जीवों की रक्षा। यानी यह एनवायरमेंट से रिलेटेड था कि पर्यावरण और वन्य जीवों का संरक्षण और उनकी सुरक्षा से संबंधित था। तो इस प्रकार 42 जो संविधान संशोधन है बहुत बड़ा है। लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा दिया गया, न्यायपालिका की शक्तियों को कम किया गया, राष्ट्रपति को बिल्कुल बाध्य कर दिया गया कार्यपालिका और संसद के। तो इस प्रकार से ये बहुत बड़ा है। लेकिन प्रमुख यहां पर आप याद रखेंगे 42 पहली बात कहता है कि प्रस्तावना में संशोधन के बाद 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। संविधान में नया भाग 4A जोड़ा गया अनुच्छेद 51 का मूल अधिकार से, मूल कर्तव्य से। फिर भाग 4 में संशोधन करके अनुच्छेद जोड़े गए 39A और 48A। चलिए आगे देखिए 44वां संविधान संशोधन 1978, 44 44वां संविधान संशोधन।
44वां संविधान संशोधन वास्तविक रूप से जो है वो 42 को काउंटर करने के लिए आया था। जो 42वां संविधान संशोधन है, इसमें कुछ प्रावधान ऐसे कर दिए गए थे जिन प्रावधानों को चेंज करना बहुत आवश्यक था। जैसे न्यायपालिका की शक्ति को कम किया गया था, लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा दिया गया था, राष्ट्रपति को पूर्णतः बाध्य कर दिया गया था। तो इन सबको करने के लिए जनता दल की सरकार जब आई तो उन्होंने क्या किया, इसे परिवर्तित करने के लिए क्या किया, इसमें आगे 44वां संविधान संशोधन किया। इतनी बात समझ में आ रही है? तो 44वां संविधान संशोधन में हुआ क्या? अनुच्छेद 352 देखिए, इमरजेंसी, जो तीसरी इमरजेंसी लगी, उस इमरजेंसी का आधार था आंतरिक अशांति। अनुच्छेद 352 जो राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है, उसमें पहले कहा जाता था कि राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति 3 आधारों पे कर सकता है। पहला युद्ध, दूसरा बाह्य आक्रमण और तीसरा आंतरिक अशांति। ये 3 आधार होने चाहिए, तब राष्ट्रपति घोषणा करता है राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी की। ये घटनाएं हो रही हो या होने की संभावना पे भी की जा सकती है। तो इस आधार पे तीसरी नेशनल इमरजेंसी लगा दी गई। जब इमरजेंसी लग गई तो उसके बाद जब नई सरकार आई तो उन्होंने संशोधित किया उसको। संशोधित इसलिए किया क्योंकि उसका आधार कहते हैं जो सही नहीं था, तो उस आधार पे इन्होंने क्या किया, स्पष्ट शब्द जोड़ा कि 44वें संविधान संशोधन में जो 3 आधार थे, उसमें जो तीसरा आधार था आंतरिक अशांति, उसे हटाकर क्या किया, आंतरिक अशांति के आधार पर सशस्त्र विद्रोह, यानी आंतरिक अशांति शब्द के आधार को हटाकर सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया। सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया। बात समझ में आ रही है? अगला देखिए, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा तभी कर सकता है जब मंत्रिमंडल, कैबिनेट क्या करे, लिखित सिफारिश, सूचना नहीं, लिखित सिफारिश करे। यानी पहले यह था कि मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश की आवश्यकता नहीं होती थी, लेकिन अब क्या कर दिया गया है, अब यह कर दिया गया है कि लिखित सिफारिश देगा। क्या करेगा? लिखित सिफारिश देगा उसको, और वो कहेगा कि भाई देखो आप उस पर आपातकाल लगा दीजिए। ये एक सेफ्टी मैकेनिज्म। पहले जो इमरजेंसी लगी ना, उसमें राष्ट्रपति और सिर्फ प्रधानमंत्री को पता था नेशनल इमरजेंसी लगने जा रही है। मंत्रिमंडल के किसी भी सदस्य को इस बात की इंफॉर्मेशन ही नहीं थी कि वो नेशनल इमरजेंसी लगेगी। तो इतनी बात समझ में आ रही? तो उसमें जोड़ दिया कि भैया लिखित सिफारिश देना आवश्यक है। क्या है? लिखित सिफारिश देना आवश्यक है। चलिए आगे देखिए, मूल अधिकारों में एक अधिकार होता है कि जब संविधान बना तो संविधान में मूल अधिकारों की संख्या 7 हुआ करती थी। मतलब मूल संविधान में मूल अधिकार कितने थे? 7 थे। कितने? 7। और वर्तमान में कितने हैं हमारे पास? वर्तमान में 6 हैं। तो एक मूल अधिकार हुआ करता था संपत्ति का मूल अधिकार। कौन सा मूल अधिकार? संपत्ति का मूल अधिकार। इसे क्या कर दिया गया? मूल अधिकार से समाप्त करके क्या बना दिया गया? विधिक अधिकार बना दिया गया। विधिक अधिकार बनाकर अनुच्छेद 300 का में इसे जोड़ा गया। यानी संपत्ति का मूल अधिकार जो हुआ करता था उसे क्या किया गया? विधिक अधिकार के रूप में बना दिया गया और उसे मूल अधिकार के दर्जे से खत्म कर दिया गया संविधान के 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। और वर्तमान में कितने मूल अधिकार हैं? वर्तमान में 6 मूल अधिकार हैं हमारे पास। मूल अधिकार संविधान के किस भाग में है? मूल अधिकार संविधान के भाग 3 में है। अनुच्छेद 12 से 35 तक हैं। कितने मूल अधिकार हैं? 6 मूल अधिकार हमारे पास हैं। 6 मूल अधिकार
हमारे पास वर्तमान में मौजूद हैं। मूल अधिकारों को संशोधित कर सकता है, उन पे कानून का उनका नियमन कर सकता है संसद, बिल्कुल कर सकती है इनके बारे में। मूल अधिकार कहाँ से आए हैं? मूल अधिकार अमेरिका के संविधान से आए हैं। मूल अधिकार की जो समिति थी संविधान सभा में, उसके अध्यक्ष कौन थे? मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष कौन थे? मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे संविधान सभा में। मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष संविधान सभा में JB कृपलानी हुआ करते थे। कराची अधिवेशन में मूल अधिकारों के बारे में चर्चा की गई, प्रस्ताव पारित किया गया और इसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा की गई थी। इतनी बात समझ में आई? चलिए, 44वें संविधान संशोधन में एक बात और भी है, इंपॉर्टेंट क्या है कि जो राष्ट्रपति बाध्य कर दिया गया था उसे एक मौका दिया गया, यानी कहा गया कि राष्ट्रपति किसी विधेयक को एक बार पुनर्विचार के लिए संसद को वापस कर सकता है, परंतु अगर विधायिका या संसद संशोधन के साथ या संशोधन के बिना उसे पुनः पारित करके राष्ट्रपति के पास भेजती है तो वह अपनी अनुमति देने के लिए बाध्य है। बात समझ में आई? ये था 44 संविधान संशोधन। फिर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंधी जो विवाद होंगे उसमें उच्चतम न्यायालय को पुनः, मैंने बताया ना, न्यायालय थे उसकी शक्ति को कम कर दिया गया था, तो इस संशोधन के द्वारा 44 संविधान संशोधन के द्वारा वह शक्ति उसे वापस लौटा दी गई। ठीक है। लोकसभा का कार्यकाल फिर से 5 वर्ष का कर दिया गया संविधान संशोधन 44 के द्वारा। तो इसमें बहुत से टर्म्स हैं लेकिन सभी टर्म्स इंपॉर्टेंट नहीं है, तो यहाँ पर वही टर्म्स लिखे गए, वही बिंदुओं पर फोकस किया गया जो एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। चलिए आगे देखिए, 52वां संविधान संशोधन 1985। 52वां संविधान संशोधन 1985 क्या हुआ? अनुच्छेद 101, अनुच्छेद 102, अनुच्छेद 190, अनुच्छेद 191 में संशोधन करके संविधान में 10वीं अनुसूची को जोड़कर दल बदल को रोकने के लिए कानून बनाया गया। यानी 52वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या हुआ? 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, 10वीं अनुसूची जोड़ी गई और उस अनुसूची का में कौन सा विषय था? दल बदल कानून रखा गया। दल बदल कानून का मतलब यह है कि संसद और राज्य विधान मंडल के सदस्यों की अयोग्यता पर अगर कोई प्रश्न उठता है तो उसके लिए वो प्रश्न है अयोग्यता। दल बदल कानून क्या? दल बदल कानून जो है उसमें जो निर्णय लेता है वो कौन लेगा? उस सदन का अध्यक्ष या सभापति। राज्य लोकसभा है तो अध्यक्ष, राज्यसभा है तो सभापति। इसी प्रकार राज्य विधान मंडलों में भी है। तो दल बदल कानून किस अनुच्छेद द्वारा संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 52वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। अगला देखिए, 55वां संविधान संशोधन 1986। 55वां संविधान संशोधन 1986 क्या है? 55वां संविधान संशोधन 1986 में क्या है? अरुणाचल प्रदेश को भारत के 24वें पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, उसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया और उसके लिए विशेष व्यवस्था की गई। यानी जो अरुणाचल प्रदेश था उसको पूर्ण राज्य का दर्जा 22वें 24वें राज्य के रूप में दर्जा मिला। कब? किस संविधान संशोधन? 55वें संविधान संशोधन, 55 संविधान संशोधन के द्वारा। आगे बढ़िए, देखिए अगला है 58 संविधान संशोधन 1987। 58 संविधान संशोधन 1987 इसमें क्या कह रहा है? देखिए, राष्ट्र को संविधान का प्रमाणिक हिंदी संस्करण, कौन सा? हिंदी संस्करण
प्रकाशित करने के लिए अधिकृत किया गया। यानी 58 संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान का हिंदी संस्करण प्रकाशित किया गया। हिंदी संस्करण, हिंदी भाषा में जो उसका ट्रांसलेशन था उसे क्या किया गया, प्रकाशित किया गया। किस संविधान संशोधन के द्वारा? 58 संविधान संशोधन। कब? 1987 में, 1987 में प्रकाशित किया गया। अगला देखिए, 61वां संविधान संशोधन। 61वां बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम में कई बार आया है, एग्जाम में कई बार आया। 61वां संविधान संशोधन 1989, 61वां संविधान संशोधन 1989 क्या है? अनुच्छेद 326, अनुच्छेद 326 में संशोधन करके लोकसभा और राज्य विधानमंडल, राज्य विधानमंडल विधानसभाओं के चुनावों में मतदान करने के लिए न्यूनतम आयु को 21 वर्ष से कम करके 18 वर्ष कर दिया गया। देखिए, दो चीजें यहां पे जोड़ी गई हैं, एक लोकसभा और दूसरा राज्य की विधानसभा। ये दोनों चीजों में है सदन विधायिका के, चाहे वो संघ में राज्यसभा लोकसभा हो और राज्यों में विधानसभा, इन दोनों के जो सदस्य हैं वो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। कहने का मतलब यह है कि जनता डायरेक्ट जाके वोट डालती है अपने प्रतिनिधियों को चुनने के लिए। तो इसमें पहले जो उम्र हुआ करती थी कि इस उम्र का व्यक्ति अगर भारतीय है, भारत की नागरिकता रखता है अपने पास, तो वो क्या कर सकता है, वोट डाल सकता है। कितने वर्ष का? 21 वर्ष का। लेकिन इस संशोधन के द्वारा कहा 21 वर्ष का व्यक्ति नहीं, अब 18 वर्ष का जो बच्चा होगा, 18 वर्ष का जो भी व्यक्ति भारत का नागरिक है, वो क्या कर सकता है, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनावों में मतदान करने के लिए एलिजिबल होगा। बात समझ में? मतदान करने, तो मतलब प्रश्न ये आता है, किस संविधान संशोधन के द्वारा मतदान करने की आयु को घटाया गया, या किस संविधान संशोधन के द्वारा मतदान करने की उम्र को 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दिया गया, या मतदान करने की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष करने के लिए कौन सा संविधान संशोधन है? तो 61वां संविधान संशोधन। आगे देखिए, 69 संविधान संशोधन 1991, 69 संविधान संशोधन 1991, 69। इसमें देखिए क्या है, इसमें क्या किया गया, ये संविधान संशोधन को ध्यान से देखिए कि भारत की राजधानी, कैपिटल ऑफ इंडिया कौन है? नई दिल्ली। इसमें क्या किया, देखिए अनुच्छेद, संविधान में दो नए अनुच्छेद जोड़े गए। एक क्या, 239A और 239B जोड़े गए। इसके अंतर्गत संघ क्षेत्र दिल्ली को, जो संघ का क्षेत्र दिल्ली को तो विशेष दर्जा प्रदान किया गया। फिर उसका नाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, एनसीआर रखा गया। यानी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर किस संविधान संशोधन के द्वारा बना? उसको 1991 के द्वारा बनाया गया। और दिल्ली को राजधानी कब बनाया गया ब्रिटिश काल में? किस सन में? दिल्ली दरबार 1911 में ये हुआ था, और 1912 में कलकत्ता से राजधानी ट्रांसफर की गई। कहा, दिल्ली को 1912 में पूर्णतया बना लिया गया था, लेकिन घोषणा 1911 में की गई थी। अगला देखिए, 17वां संविधान संशोधन 70, 1992। इसमें क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार आएगा और ये बहुत जगह मिलेगा आपको। पहली बात तो राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए उत्तरदायी एक मंडल है, निर्वाचक मंडल। उस मंडल में कहा गया है 3 लोग सम्मिलित हैं। पहला, संसद के दोनों सदस्य, दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा। संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य।
फिर राज्य विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य, और तीसरा दो संघ शासित राज्य दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। तो वही है 17वां संविधान संशोधन। 17वां संविधान संशोधन 1992 में क्या किया गया, दिल्ली और पुदुचेरी संघ शासित राज्य की विधान सभाओं को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया। कब? राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में इसे शामिल किया गया, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में इसे शामिल किया। इतनी बात क्लियर हुई। ये प्रश्न बार बार आता है, ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में भी देखने को मिलेगा। तो याद रखिएगा, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में जो दो केंद्र शासित राज्य सम्मिलित किए गए हैं, दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, उन्हें कब? 17वें संविधान संशोधन के द्वारा सम्मिलित किया गया है 1992 में। आगे बढ़िए, ठीक है। 71वां संविधान संशोधन 1992, फिर वही चीज आ गई, संविधान की 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची भाषाओं से संबंधित है। कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं। संविधान की 8वीं अनुसूची में प्रेजेंट टाइम में कितनी भाषाएं? 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। तो सभी भाषाएं एक साथ नहीं जोड़ी गई, संशोधनों के माध्यम से इन्हें मान्यता समय समय पर दी गई है। तो अभी हमने सिंधी भाषा को देखा था, अब हम किसको देखें? जो आगे भाषाएं जोड़ी गई, कि कहता है 71वां संविधान संशोधन 1992, संविधान की 8वीं अनुसूची में 3 और भाषाएं जोड़ी गई। कौन कौन सी? कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषाओं को जोड़ा गया। और संविधान में इन तीनों भाषाओं को जोड़ने के बाद कितनी संख्या हो गई? 18 हो गई। यानी 15वीं भाषा के रूप में कौन जोड़ा गया था? सिंधी जोड़ी गई थी। अभी मैंने इसके पहले संविधान संशोधन बताया है, सिंधी जोड़ी गई थी। और 3 भाषाएं एक साथ जोड़ी गई, कौन कौन सी? कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। ये 3 भाषाएं जोड़ने के बाद कुल संख्या कितनी हो गई? 18 हो गई। तो कहने के बाद मूल संविधान में कितनी थी? 14 थी। मूल संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता मिली थी? 14। सिंधी जोड़ी गई 15वीं भाषा के रूप में। उसके बाद कौन से 3 भाषाएं और जोड़ी गई? कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। तो कुल कितनी भाषाएं हो गई? 18। कौन सी अनुसूची संविधान में भाषाओं से संबंधित है? 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची इस संशोधन में कितनी भाषाएं हैं? कुल वर्तमान समय में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। अगला देखिए, 73वां संविधान संशोधन। 73, भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार आता है 73वां। देखिए, कहता है 73वां संविधान संशोधन 1992 क्या कहता है? संविधान में भाग 9 और अनुच्छेद 243 से 243 तक जोड़ा गया, और संविधान में 11वीं अनुसूची को जोड़कर पंचायती राज की स्थापना के प्रावधान दिए गए। 73वां संविधान संशोधन को समझिए। 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज्य को संवैधानिक मान्यता देता है। पंचायती राज यानी सरकार का जो विस्तारीकरण है, लोकल गवर्नमेंट, स्थानीय सरकार, उसे मान्यता देता है 5वां 73वां संविधान संशोधन। जब पंचायती राज्य को मान्यता मिली तो इसके लिए संविधान में भाग 9 जोड़ा गया, और भाग 9 के बाद संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। प्रश्न आता है कि संविधान की 11वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? 73वें संविधान संशोधन द्वारा। संविधान की 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? पंचायती राज से। पंचायती राज संविधान के किस भाग में है? भाग 9 में। तो आप ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में इस भाग से, इस टॉपिक से प्रश्न घुमा घुमा के बनते जरूर हैं, तो पंचायती राज को जरूर ध्यान में रख के जाइएगा। अगला देखिए, 74वां संविधान संशोधन 1992।
74वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या किया गया, संविधान में 9 का जोड़ा गया और 9 का करके संविधान में जो 12वीं अनुसूची है उसे जोड़ा गया और नगर पालिकाओं को संवैधानिक मान्यता दी गई। नगर पालिकाओं को संवैधानिक मान्यता दी गई, मतलब जो नगरों की प्रशासन की इकाई है स्थानीय सरकार की, नगर पालिका, उसे जोड़ा गया है। तो कहने के बाद अगर प्रश्न आता है कि संविधान की 12वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया, संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया 12वीं अनुसूची को, तो वह जोड़ा गया 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया। और ग्राम पंचायतों को, पंचायती राज को 73वें संविधान संशोधन द्वारा। 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है, पंचायती राज से। 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है, नगर पालिका से। चलिए आगे देखिए, 84 संविधान संशोधन, 84वां संविधान संशोधन 2001। इसमें क्या किया गया, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं की सीटों की संख्या 2026 तक क्या कर दिया गया, परिवर्तन नहीं होगा। 2026 तक उनकी सीटों में परिवर्तन नहीं होगा। लोकसभा में कुल सीटों की संख्या कितनी है, 552 है। 552 है, ध्यान रखिएगा, 552 है। पिछली बार आया था 550 लगा था, गलत हो गया, 552। क्यों, लोकसभा और विधानसभा में सीटों की संख्या 2026 तक कोई परिवर्तन ना करने के लिए प्रावधान है। कौन सा संविधान, 84वां संविधान संशोधन। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखिए, अगला है 86 संविधान संशोधन। 86 संविधान संशोधन क्या है, 86 में 2002 में आया है। इसमें क्या किया गया, इसको ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में आया है। शिक्षा का अधिकार, मूल अधिकार है, शिक्षा का मूल अधिकार। 21A, अनुच्छेद 21A, संविधान के भाग 3 मूल अधिकार में एक मूल अधिकार है 21A के रूप में शिक्षा का अधिकार। क्या है, 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के लिए बच्चों के लिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा। देखिए आर्टिकल 45 को क्या किया गया, परिवर्तित करके शिक्षा का मूल अधिकार बना दिया गया। अब मूल अधिकार के रूप में इसे बनाया गया। क्या कहा गया कि अब भाई जो शिक्षा है 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए, राज्य का यह कर्तव्य है कि वह 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करे, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करे। तो इसे क्या बनाएगा, मूल अधिकार का दर्जा दिया गया। और संविधान में क्या जोड़ा गया, 21 का जोड़ा गया, 21 का जोड़ा गया, 21 का जोड़ा गया। ठीक, और इसी संविधान संशोधन के द्वारा क्या किया गया, अनुच्छेद 51 का में 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। मूल कर्तव्य स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा रिकमेंडेशन पे जोड़े गए, तो 11 नहीं 10 मूल कर्तव्य हुआ करते थे। एक मूल कर्तव्य कब जोड़ा गया, 11वां मूल कर्तव्य 86 संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। 86 संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए, 87 संविधान संशोधन 2003। इसमें क्या किया गया है, लोकसभा और विधानसभाओं में के परिसीमन के जनसंख्या का आधार 1951 के स्थान पर 2001 कर दिया गया। आपको पता है सीटों की संख्या का निर्धारण कैसे होता है, जनसंख्या के आधार पर होता है। परिसीमन आयोग, उसके लिए सीटों का निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण करने के लिए परिसीमन आयोग होता है, तो उसके लिए यह बनाया गया। 91वां संविधान संशोधन 1901। देखिए 52वें संविधान संशोधन के दौरान संविधान में एक अनुसूची जोड़ी गई, 10वीं अनुसूची, जो दल बदल कानून से संबंधित थी। अब इसमें संशोधन किया गया, 91वें संविधान संशोधन है। क्या, 10वीं अनुसूची में संशोधन करके दल बदल कानून की व्यवस्था को कठोर, मतलब और रिजिड बना दिया गया, कि इस कानून को और कठोर बनाया गया 91वें संविधान संशोधन के द्वारा। केंद्र और राज्य के जो मंत्री परिषद होगी उसकी जो संख्या है उसका निर्धारण किया गया कि लोकसभा और विधानमंडल की कुल सदस्य संख्या का
15% से ज्यादा नहीं होगा। यानी अगर कहे केंद्रीय जो परिषद होगी, केंद्रीय मंत्रिपरिषद, उसमें प्रधानमंत्री सहित सदस्यों की कुल संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% ही होगी। और इसी प्रकार राज्य विधान, जो राज्य की मंत्रिपरिषद होगी, उसमें मुख्यमंत्री सहित उसकी संख्या राज्य विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% से ज्यादा नहीं हो सकता। ये कौन सा था? 51वां 91 संविधान कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003। आगे देखिए 92 संविधान संविधान 2003, इसमें क्या किया गया? फिर वही चीज आ गया। संविधान की अनुसूची 8 22 भाषाओं से रिलेटेड है, बार बार कह रहा हूं। तो अभी तक हम कहां पहुंचे? 18 भाषाओं पे पहुंचे थे। फिर इसमें क्या किया गया? बूडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषाओं को शामिल किया गया है। 19 20 21 22, यानी अब हमारी 22 भाषाएं कंप्लीट कब हुई? 92 संविधान संशोधन। कौन कौन सी जोड़ी गई? बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली भाषाओं को शामिल किया गया। इस प्रकार भाषाओं की कुल संख्या कितनी हो गई? 8वीं अनुसूची में 22 हो गई। कितनी हो गई? 22 हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है 100वां संविधान संशोधन। कितना है? 100वां संविधान संशोधन। देखिए 100वां संविधान संशोधन क्या था कि भूमि के हस्तांतरण से था। एक दूसरे को अपनी जमीनें ट्रांसफर के, यानी सीमा विवाद का निपटारा किया गया सरकार के द्वारा। इसमें भारत और बांग्लादेश के मध्य हमारे बीच ये सीमा का विवाद का निपटारा हुआ, समझौता हुआ। इसमें से कुछ जमीन हमने उन्हें सौंपी और कुछ जमीन उनके द्वारा हमने ली। इस प्रकार से हमने एक भूमि समझौता किया बांग्लादेश के साथ और सीमा विवाद का निपटारा किया। देखिए बेरूबाड़ी मामले में ये न्यायालय ने कहा था कि जब भी भारत अपने किसी भूमि से, अपने किसी क्षेत्र से अपना अधिकार छोड़ेगा तो वह संविधान संशोधन करेगा। 9वां संविधान संशोधन देखिए और 100वां संविधान संशोधन देखिए। बात समझ में आई? फिर है 101 संविधान संशोधन। बहुत बार एग्जाम में आया है, बहुत बार, ध्यान रखिएगा। क्या है कि संविधान में एक नया अनुच्छेद 246A जोड़ा गया, जो क्या कहता है? संसद और राज्यों की विधानसभाओं दोनों को जीएसटी के संबंध में कानून बनाने का अधिकार देता है। जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर, गुड्स एवं सर्विस टैक्स, जीएसटी किस संविधान संशोधन के द्वारा आया? 101 संविधान संशोधन। कौन सा अनुच्छेद था? 246A। अंतरराष्ट्रीय व्यापार के विषय के लिए जीएसटी परिषद की अनुशंसाओं के अनुसार टैक्स केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाएंगे, वसूले जाएंगे, परंतु उनका विभाजन केंद्र और राज्यों के मध्य होगा। यानी कहने का मतलब यह है कि 101 संविधान संशोधन जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर से क्या है? संबंधित है। वस्तु एवं सेवा कर से संबंधित है। बहुत बार एग्जाम में आया, आप ध्यान रखिएगा। आगे देखिए 102 संविधान संशोधन। 102 संविधान संशोधन क्या है? अधिनियम के द्वारा अनुच्छेद में 338B जोड़ा गया और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक मान्यता दी गई। जो पिछड़ा वर्ग आयोग है, पिछड़ा वर्ग आयोग जो होता है, उसे क्या दिया गया? संवैधानिक मान्यता दी गई। किस संविधान संशोधन के द्वारा? 102 संविधान संशोधन के द्वारा यह मान्यता दी गई। 102 संविधान संशोधन के द्वारा यह मान्यता दी गई। आगे देखिए 103 संविधान संशोधन 2019 में क्या है? आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थाओं में 10% का आरक्षण दिया गया। आर्थिक रूप से यानी ईडब्ल्यूएस को 10% का आरक्षण दिया गया। किस संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया? ईडब्ल्यूएस को किस संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया? बोलिए। 103 संविधान संशोधन के द्वारा। 103 संविधान संशोधन के द्वारा। आगे देखिए
104 संविधान संशोधन के द्वारा, 104 संविधान संशोधन के द्वारा क्या है, एंग्लो इंडियन, देखिए एंग्लो इंडियन जो समुदाय है, अगर उसका प्रतिनिधित्व लोकसभा में और राज्य की विधानमंडल में, विधानसभा में नहीं है, तो लोकसभा में राष्ट्रपति 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत किया करता था। उसी प्रकार राज्यपाल 1 एंग्लो इंडियन को राज्य विधानसभा में मनोनीत किया करता था। क्या हुआ कि 2020 में 104 संविधान संशोधन के द्वारा यह प्रक्रिया, यह आरक्षण खत्म कर दिया गया और वहीं SC ST का आरक्षण जो है उसे बढ़ा दिया गया। तो ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में आता है, तो आप इस चीज को ध्यान रखिएगा। देखिए आप 104 संविधान संशोधन एग्जाम की दृष्टिकोण से, 103 संविधान संशोधन, 101 संविधान संशोधन की GST वाला जो है ये, 91वां संविधान संशोधन यहां से पूछा जाता है, दल बदल के संशोधन से पूछा जाता है और मंत्रिपरिषद के आकार से पूछा जाता है। 86 संविधान संशोधन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। चौहत्तरवां और 75वां संविधान संशोधन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, एग्जाम में कई बार आया है। 70वां संविधान संशोधन, ये तो राष्ट्रपति के रूप में ही आ जाता है, निर्वाचक मंडल के रूप में आ जाता है। 61वां संविधान संशोधन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि उम्र, जो मतदान करने की उम्र है। 52वां संविधान संशोधन, दल बदल अधिनियम, 10वीं अनुसूची से रिलेटेड है, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया, तो इसका भी आप ध्यान रखेंगे। 44वां संविधान संशोधन के जो प्रावधान हमने बताए हैं इनको आप ध्यान में रखिए। 42वां संविधान संशोधन, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। 42वां 44वां बहुत महत्वपूर्ण, आप ध्यान रखिएगा। 35वां और 36वां दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में कई बार आए हैं, ध्यान रखिएगा। 16वां भी देख लीजिए। 7वां संविधान संशोधन, पहला संविधान संशोधन, ये जो संविधान संशोधन है ये एग्जाम के दृष्टिकोण से प्रमुख और इंपॉर्टेंट हैं, आप इन्हें ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर हमने संविधान संशोधन की चर्चा की, महत्वपूर्ण संविधान संशोधन के बारे में जाना। तो आप एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट, आप ध्यान रखिएगा, इनको पढ़ के जाइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।